अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज की कल नैब लाहौर के दफ्तर में पेशी मुलतवी कर दी गई है। नैब एलामिया के मुताबिक पेशी कोरोना के पेश नज़र मुलतवी की गई है। पीडीएम ने ऐलान किया था कि मरियम नवाज की नैब पेशी के दौरान तमाम जमातों के कारकुन उनके साथ जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने भी सूरत हाल को देखते हुए रेंजर्स और पुलिस की नफरी तलब कर ली थी। नैब के दफ्तर को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन अब अचानक नैब ने ऐलान किया है कि मरियम नवाज की पेशी मुलतवी कर दी गई है। नैब एलामिया में कहा गया है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो में आज आला सतह का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में बताया गया कि एनसीओसी ने हुजूम इकट्ठा करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की है। एलामिया में कहा गया कि मरियम नवाज की पेशी पर नैब लाहौर की इमारत पर दानिस्ता पथराव किया गया था। कानूनी इख्तियारात के बावजूद नैब की जानिब से ताहाल सब्र का मुजाहरा किया गया है। एनसीओसी हिदायत और मुफाद आमा के पेश नज़र मरियम नवाज की कल की पेशी मुलतवी की गई है। पेशी की नई तारीख का ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। नैब के एलामिये पर रद्द-ए-अमल देते हुए मरियम नवाज ने कहा है कि वो अब नैब के लिए नर्म असामी या आसान शिकार नहीं बनेंगी। मैं अब नैब के लिए नर्म असामी या आसान शिकार नहीं बनूंगी। जितना जुल्म नैब ने करना था, जितनी इंतकाम नैब ने लेना था, वो हो चुका और जुल्म की एक हद होती है। तो अब जुल्म के मिटने के दिन आ गए। नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक इदारा है जो इमरान खान के कहने पर चलता है और इमरान खान की मदद के लिए आता है जब इमरान खान को मदद दरकार होती है। चेहरा नैब का दागदार होता है, लेकिन नैब के पीछे जो असल चेहरा है वो इमरान खान का और उसकी जाली हुकूमत का है। कानून की हमने पासदारी की, चाहे वो इंतकामी था और इनको हमने पूरी तरह एक्सपोज किया, लेकिन वो दौर अब गुजर चुका। नैब को मैं ये बताना चाहती हूँ, तुम सियासी इदारा हो, तुम एक इंतकामी इदारा हो, अब ये सब हथकंडे नाकाम हो गए। 48 डेज़ मुझे तुमने नैब में रखा और वहाँ तुमने क्या मेरे साथ सलूक किया तुम्हारे डीजी नैब ने, वो मैं किसी और वक्त के लिए वो डिटेल्स को अपने दिल में रखूँगी और आवाम के सामने ज़रूर लाऊँगी। आपने लाहौर हाई कोर्ट में जो मेरी ज़मानत की कैंसिलेशन की पिटिशन की, उसमें आपने ये वाज़ेह तौर पे लिखा कि मरियम नवाज़ के जो वो अपनी ज़मानत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं और वो इदारों के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रही हैं। अगर तुम्हारे इल्ज़ामात में रत्ती बराबर भी कोई सच्चाई होती या कोई दमखम होता तो तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगाते, तुम मुझ पर ये सियासी इल्ज़ाम ना लगाते कि आप इदारों के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रही हैं। भाई, इदारों के ख़िलाफ़ बयानबाजी का चौकीदार नैब को किसने बनाया? एक किरदार है जिसका नाम इमरान खान है। उसको भी ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो नैब का थ्रेट है ना, अब इसको मरियम नवाज शरीफ पे और नवाज शरीफ पे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर इस्तेमाल मत करना, क्योंकि ना नवाज शरीफ, ना मरियम नवाज, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तुम्हारी नैब से डरती है, ना वो तुम्हारी जेलों से डरती है, ना वो तुम्हारे इंतकाम से डरती है। इससे कबल नैब ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी कि मरियम नवाज को पाबंद किया जाए कि वो पेशी के वक्त मजमे के साथ ना आए। अदालत ने इस्तदा मुस्तरद कर दी और कहा कि नैब इस मामले से खुद निपटे, ये रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत अपनी जिम्मेदारी अदा करे। नैब ने मरियम नवाज को कल 2 मुख्तलिफ मुकदमात में तफ्तीश के लिए तलब किया था। एक मुकदमा चौधरी शुगर मिल से मुताल्लिक है, जिसमें नैब उन्हें पहले भी गिरफ्तार कर चुका है और वो जमानत पर हैं, जबकि दूसरा मुकदमा जाती उमरा की ज़मीनों से मुताल्लिक है, जिसमें गुज़िश्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट ने 12 अप्रैल तक उनकी उबूरी जमानत मंजूर कर ली थी। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मरियम नवाज की पेशी पर नक्शे अमन का खदशा है और अब नैब ने कोरोना की तीसरी लहर को बुनियाद बनाकर पेशी ही मुलतवी कर दी है। इस पर बात करेंगे। शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद अकबर साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। शहजाद अकबर साहब, चौधरी शुगर मिल्स पर सुप्रीम कोर्ट में अपील मौजूद है, मगर नैब अचानक लाहौर हाई कोर्ट चला गया कि जी जमानत करें इनकी मनसूख, क्योंकि ये बयानात इस किस्म के देती हैं। फिर अचानक 26 मार्च को ही लॉन्ग मार्च होना था, दोनों केसेस में उन्हें तलब कर लिया गया। फिर आज अदालत चले गए कि मजमे के साथ ना आए और फिर अचानक ये मुलतवी कर दी गई। मतलब नैब क्या तासुर भी नहीं देना चाहता कि वो सियासी इदारा नहीं है, एहतसाब का इदारा है? शुक्रिया शाहजेब। अगर सवाल नैब से मुतल्लिक है तो मेरा ख्याल है कि नैब के ही स्पोक्स पर्सन को बुला लिया जाता। मैं तो नहीं बता सकता कि नैब अपनी तारीखों का तयन कैसे करता है, लेकिन एक चीज़ मैं कह देना चाहता हूँ कि 26 मार्च तो बहुत पहले शायद मुलतवी हो चुका था, क्योंकि वो पीडीएम का तो आपस में इख्तलाफ शुरू हो गया। और सेकेंडली जो सुप्रीम कोर्ट वाली आपने बात की है, जो कैंसिलेशन ऑफ बेल है उसके ग्राउंड्स अलग होते हैं। इनकी बेल अगर हुई
तो उस बेल की कैंसिलेशन जो है वो दोबारा से हाई कोर्ट में ही होती है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं होनी थी। तो वो तो पहले तो हाई कोर्ट का जो फैसला था वो बेल का था, उस बेल के खिलाफ अपील हो सकती है, लेकिन कैंसिलेशन के ग्राउंड्स अलग होते हैं। तो कैंसिलेशन के लिए उन्हें लाहौर हाई कोर्ट में जाना था। जहां तक कैंसिलेशन के अंदर जो ग्राउंड्स रखी गई हैं वो अब नैब ने अपनी देखनी है कि क्या ग्राउंड्स हैं, उसके ऊपर हम राय ज़रूर दे सकते हैं। मगर शायद साहब मैं ये बता दूं कि नैब को क्या ऑफिशियल को हमने बुलाया था, उन्होंने जवाब दिया कि जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो वही है जो कि प्रेस रिलीज में बताया गया है, वही सफिशिएंट है। मगर जब नैब अदालत में गया तो नैब से अदालत ने पूछा कि जी अगस्त में आपने मरियम नवाज को बुलाया था, फिर आप चुप करके क्यों बैठ गए? तो नैब ने जवाब दिया कि जी ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट इंतखाबात की वजह से मरियम को कॉल अप नोटिस नहीं भेजा ताकि इल्ज़ाम ना लगे। और साहब ये एहतसाब का इदारा है या सियासत का इदारा है? और ये कोइंसाइड क्यों करता है? जब मरियम नवाज एक्टिव होती हैं, आपकी हुकूमत पर तनकीद करती हैं, तो नैब एक्टिव हो जाता है। ये क्यों होता है? देखिए, मरियम की तनकीद से हुकूमत की सेहत के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ता। इस तरह के तो दीवाने की बड़े सारा दिन कोई जितना मर्जी मारता रहे, उससे हुकूमत की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। नैब को अपने मामलात देखने हैं, लेकिन आपको ये चीज़ भी देखनी है कि मरियम नवाज सुबह शाम किस तरह से इदारों को ललकारती है, जिसमें नैब का इदारा भी शामिल है, और इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ, मैंने 2 दिन पहले ट्वीट भी की थी, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था कि जी नैब जो करती है शहजाद अकबर के कहने पे करती है। तो मैंने इनको ये मशवरा दिया था कि अगर नैब मेरे मशवरे पे चलती तो ये जितने लोग हैं, ये मेरी नज़र में, और कानून बड़ा वाज़े है, सेक्शन 31 नैब ऑर्डिनेंस का ये कहता है कि कोई भी शख्स जो नैब की तफ्तीश या किसी भी उसके अमल के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। कानून के अंदर ये चीज़ मौजूद है। ये तो सीधा सीधा अगर आप ये समझें, देखिए कानून 2 लोगों के साथ मुख्तलिफ सलूक नहीं कर सकता। किसी को अगर सेक्शन 19 का नोटिस दे के बुलाया जाता है सवाल जवाब के लिए, और अगर वो शख्स ये कहे कि जी मैं अपने साथ एक जत्था लेके आऊँगा, तो वो फिर मैं समझता हूँ नैब की उस प्रोसेस के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश है। और मगर शहजाद अकबर साहब, अगर नैब का केस तगड़ा है तो तफ्तीश के कमरे के अंदर क्या होगा उसका क्या ताल्लुक है कि तफ्तीश के कमरे के बाहर क्या हो रहा है? बेशक 1000 लोग खड़े हों, और जो पिछली दफ़ा हुआ उस पर अब नैब कह रहा है हमने सबर का मुजाहरा किया। सबर का मुजाहरा नैब क्यों करेगा? वो मरियम नवाज का इल्ज़ाम है कि मुझ पर हमला हुआ, नैब कहती है कि ये जत्था लेकर आ गए थे। तो आप लोगों को अभी तक तहकीक करके या तो मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था इंडिपेंडेंट तहकीकात करके, या कुछ ना कुछ अवाम को बताना चाहिए था क्या हुआ। देखिए, जो एक्शन नैब ने करना है वो तो नैब ही बेहतर बता सकती है, लेकिन जो पिछली दफ़ा का जत्था था उसकी भी FIR भी कटी, और उसका केस जो है वो इस वक्त लाहौर की एंटी टेररिज्म कोर्ट में भी चल रहा है, और तमाम मुल्ज़मान तकरीबन उस कोर्ट में बेल के ऊपर हैं। तो वो तो जहाँ तक हुकूमत के किरदार का ताल्लुक है, वो वहाँ पे उन्होंने अपना पूरा किरदार अदा किया है। अभी भी नैब ने हमें आज से 4-5 दिन पहले ये एक चिट्ठी लिखी वफाकी वजारत दाखिला को कि उनको रेंजर्स की प्रोटेक्शन दरकार होगी। वो फौरी तौर पे वफाकी हुकूमत ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डिस्पोजल पे कर दिए। आज भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने सारा प्लान, जिसमें फर्स्ट ईयर में पुलिस में रेंजर्स के लोग थे, वो सारा उनके लिए तैनात कर दिया गया। अब इसके बाद नैब अगर अपनी तफ्तीश या अपनी पेशी ख़त्म करती है, चाहे वो कोरोना की वजह है या उनको नक्स अमल का भी खदशा है, तो देखें नैब अगर अपनी तफ्तीश सुबह 26 को रखना चाहती तो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो ज़ाहिर बात है SOPs को भी फॉलो करवाने की पूरी कोशिश करती, लेकिन इस चीज़ को हमें नहीं नज़रअंदाज करना चाहिए। यानी शहजाद साहब, आप समझते हैं कि आप लोगों ने फुल सिक्योरिटी दे दी थी, रेड जोन भी करार दे दिया था, नैब को कल आगे बढ़ना चाहिए था तफ्तीश के साथ, बजाय इसके कहें कि जी हम बड़ा सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे एक एहतसाब का इदारा। जी देखिए, जो गवर्नमेंट का किरदार है वो तो उसने पूरा अदा कर दिया। उन्होंने रेड जोन भी करार कर दे दिया, पूरा सिक्योरिटी प्लान भी मुरतब कर दिया। बल्कि हमारी जो पुलिस है, जो लोकल पुलिस है, वो इनकी PDM की जो भी रहनुमा थे लोकल से, उनके साथ राब्ते में थी, ताकि कोई SOPs तय किए जा सकें कि अगर आप लोग आ भी रहे हैं तो आपने कहाँ तक जाना है, किस हद तक आप आगे बिल्डिंग के करीब जा सकते हैं, नहीं जा सकते, जो कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है किसी भी जलसे जुलूस को लेके। पहली तो चीज़ ये है कि उनको कन्वे किया गया था कि कोरोना की SOPs की वजह से बड़ी गैदरिंग ना की जाए, लेकिन इसके बावजूद ये चीज़ें उनके साथ नेगोशिएट भी थी। अब अगर नैब की तरफ से उसको पोस्टपोन कर दिया गया है तो सारी बात है वो चीज़ें अब आगे चली गई है। और मगर शहजाद साहब, आप क्योंकि आप मुशीर एहतसाब हैं और ज़ाहिर वज़ीर आज़म का नारा रहा है कि मैं एहतसाब चाहता हूँ,
तो उसके लिए बहुत ज़्यादा लाजमी नहीं है कि एहतसाब हो भी और होता हुआ इंसाफ के साथ नज़र भी आए। जो नैब का कंडक्ट रहा है इन चेयरमैन नैब के होते हुए, जिस पर अदालतें कह रही हैं कि जी ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का टूल बन गया है। ऑपोजिशन कहती है कि जी जब से चेयरमैन नैब की वीडियो आई है तब से ये कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं, उस वीडियो की आज तक तहकीकात भी नहीं हुई है। और जिस तरीके से नैब ने अपने आप को कंडक्ट किया है कि ऑपोजिशन एक्टिव होती है, नोटिस आना शुरू हो जाते हैं, अदालत चले जाते हैं कि बयान देती है, तो ये आपके लिए भी बड़ा नुकसानदेह है। क्योंकि अगर कल को इन केसेस में कन्विक्शन भी हो जाए तो सवाल उठेगा कि जी ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, इसी तरीके से कन्विक्शन ली गई है जिस तरीके से कॉल अप नोटिस आते थे और ये गिरफ्तारियां कराते थे चेयरमैन नैब। देखिए, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नारा लगाना तो कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आप याद करें तो एहतसाब ब्यूरो के ज़माने से जब आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर साहिबा के केसेस चलते थे तो वो जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की डिफेंस था वो उस वक्त भी लिया जाता था, उस वक्त से लिया जा रहा है, अभी भी है। लेकिन इस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के डिफेंस को किसी लेजिटिमेट फोरम से प्रूव होना जरूरी है। वो थी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, सैफुर रहमान के एहतसाब ब्यूरो की थी वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। और आज का दौर मुख्तलिफ नहीं लगता है। जस्टिस जावेद इकबाल साहब का जो कंडक्ट है वो सैफुर रहमान से कैसे मुख्तलिफ है? मुझे भी थोड़ी सी बात करने दें। देखिए, वो आपकी राय है, मेरी राय आपसे मुख्तलिफ हो सकती है। मैं तो वो बात कर रहा हूँ कि कोई हमेशा जब भी पॉलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सन का एहतसाब होगा या उससे सवाल होगा तो उसका फर्स्ट डिफेंस, ये हिस्ट्री गवाह है इस बात की कि उसका फर्स्ट डिफेंस हमेशा यही रहा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। हम एक लम्हे के लिए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, और अदालतों का भी होता है, वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को एक साइड पे कर देते हैं, केस के फैक्ट्स और एविडेंस के ऊपर चले जाते हैं। साहब, यहाँ पर सिर्फ सियासी जमातें नहीं कह रही हैं, सियासी अदालतें भी कह रही हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के टूल के तौर पर यह दायरा इस्तेमाल हो रहा है, जैसे जावेद इकबाल साहब की सरबराही में। फिर हम बहस किसी और तरफ ले जाएंगे, या तो फिर हम वो चीजें डिस्कस कर लें। अदालतें जो कमेंट्स देती हैं दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द जुडिशियल जजमेंट। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला ये है कि बहुत सारे कमेंट्स दिए जाते हैं, फिर उनकी रिपोर्टिंग भी होती है। मैं नहीं समझता कि वो किसी अदालती फैसले का हिस्सा है। हाँ, जब कोई बात किसी अदालती फैसले का हिस्सा बनेगी तो उस इदारे को जरूर सोचना चाहिए कि ये क्या चीज है। साद रफीक साहब का फैसला है, रिमार्क्स नहीं है, साद रफीक साहब के फैसले में लिखा हुआ है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात। देखिए, मैं आपसे यही बात कर रहा हूं कि अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात कर रही है तो वो सब्सटेंशिएटेड विद सम एविडेंस होनी चाहिए। ये कह देना कि जी ये लगता है, ये काफ़ी नहीं है। अगर हम इस चीज़ की बहस में जाएंगे तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे बाइसेस के, और किस किस्म की बाइसेस हो सकते हैं किसी के दूसरे के बारे में। हम तो इस वक्त बात ये कर रहे हैं। जस्टिस खोसा साहब की तो आप लोग तारीफ करते हैं, ये स्टेटमेंट जस्टिस खोसा साहब देके गए थे, बाद में जजेस ने उनको जजमेंट में कोट किया। तो जस्टिस खोसा साहब को तो आज तक आपने बाइसेस का इल्जाम नहीं लगाया कभी। उनकी स्टेटमेंट को तो जो गॉडफादर वाला कमेंट है नवाज शरीफ के खिलाफ कोट करते थे इमरान खान साहब। मैं तो जज किसी के ऊपर बाइस का इल्जाम नहीं लगा रहा। मैं ये कह रहा हूं जब हम ओपिनियन देते हैं तो उस ओपिनियन के पीछे भी बाइसेस होते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त जो मुद्दा आपके सामने है वो बड़ा सिंपल सा है। ये प्रपोजिशन भी बड़ी सिंपल सी है कि एक मुलजमा है, वो उसकी एक केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसको नैब जब इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाता है। देखिए, कल जब बगैर इन्वेस्टिगेशन के और बगैर किसी मुलजम को या मुलजमा को कन्फ्रंट किए कोई केस अदालत में दाखिल कर दिया जाता है तो सबसे पहला अदालत में ये सवाल आता है कि जी क्या इस एविडेंस के साथ या इस डेवलपमेंट के साथ आपने मुलजम को कन्फ्रंट किया या नहीं किया। अब जब भी आपको बुलाया जाता है दौरान तफ्तीश तो इसलिए बुलाया जाता है कि जो भी एविडेंस उनके सामने आया है उससे आपको कन्फ्रंट कराया जाए। अब अगर आप उस पर पेश नहीं होते तो वो इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं चल सकती। जो इनकी तरफ से भी आज कुछ इन्होंने फरमाया अपनी प्रेस टॉक के अंदर कि जी मुझे इतने अरसे बाद आपने दोबारा क्यों बुला लिया, तो उनके पास कोई ज़रूर नया एविडेंस आया होगा जिससे आपको कन्फ्रंट करना चाहते हैं ताकि मुकदमा आगे चल सके। इन्वेस्टिगेशन मगर दो केसेस में बुलाया, एक में ये जो रायबीन इराजी केस है, रायबीन इराजी केस है उसमें तो अगस्त में बुलाया था, फिर पेशी नहीं हो सकी थी, फिर नैब भूल गया। अदालत ने पूछा क्यों नहीं बुलाया तो कहा कि जी वो ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट इंतखाबात हो रहे थे। ये एहतसाब होता है। देखिए, ये तो अब नैब का वो उनका कहना है कि किस वजह से नहीं बुलाया और इसका जवाब नैब बेहतर दे सकता है। हमारी भी नैब से यही ख्वाहिश है कि वो चीज़ों को तेजी से करे और चीज़ों के अंदर बेहतरी ला सके। देखिए, इस वक्त जितने केसेस के अंदर सज़ा हो चुकी है या जितने केसेस शुरू हो चुके हैं उनमें से ज़्यादातर केसेस तो ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने से पहले की हुई हैं। तो अब इनका इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर या इमरान खान साहब के ऊपर या शहजाद अकबर के ऊपर तो मुझे उसकी कोई तुक नहीं बनती। जिन 2-3 केसेस में इनको मैं एक ब्रेक शामिल कर रहा हूँ। आज शुगर माफिया के हवाले से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, FIA बड़ा तेज़ी से कार्रवाई भी कर रहा है, किस तरफ ये जा रहा है मैंने आपसे वो सवाल करना है। एक ब्रेक के बाद
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद अकबर साहब, बड़ा अहम कार्रवाई एफआईए की तरफ से की गई है। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। 10 एफआईआर्स हैं। जहांगीर तरीन, सुलेमान शहबाज, आपने बताया सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक नेटवर्क है, रमज़ान में तो ये और ज़्यादा कीमतें बढ़ाने जा रहे थे। इनकी व्हाट्सएप चैट, सब चीज़ें, कच्ची पर्चियाँ, सब चीज़ें बरामद हुई हैं। क्योंकि 1-1.5 साल में बहुत दफ़ा हुआ, शुगर कमेटी की रिपोर्ट बनी, शुगर कमीशन की रिपोर्ट बनी, उसमें बहुत सारे हकाइक आए, कॉम्पिटिशन कमीशन की रिपोर्ट बनी, मगर चीनी की कीमतें नीचे नहीं आई। हमेशा कहा गया था कि कार्रवाई होगी। इस दफ़ा आपको यकीन है कि बड़ी हतमी कार्रवाई होने जा रही है और इस माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन होगा, गिरफ्तारियां होंगी और मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा मामला? जी शाहजेब, देखिए जो शुगर की कीमतों के ऊपर लेके जो सबसे बड़ा इशू रहा है वो प्राइस स्पेकुलेशन का रहा है कि जो स्पेकुलेशन है, जो सट्टेबाजी है, वो कुछ मार्केट के अंदर ऐसी फोर्सेस हैं जो करती हैं। उनके ऊपर पहले भी क्रैकडाउन किया गया, लेकिन वो तसलसल के साथ म्यूटेट कर लेती हैं और एक नया तरीका अपना लेती हैं। इस दफ़ा बड़ा एक डिसाइसिव उनके ऊपर तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की कोऑपरेशन से एक एक्शन किया जा रहा है, जिसमें एफआईए शामिल है, एफबीआर शामिल है, प्रोविंशियल एंटी करप्शन है, केन कमिश्नर है। आज इसी पैराए में पंजाब की कैबिनेट ने 2 बड़े अहम कानून पास किए हैं। एक तो स्पेकुलेशन के खिलाफ नया कानून है, उसको लाया गया है, जिसमें सट्टेबाजी करना और प्राइस स्पेकुलेशन करना, ना सिर्फ वीट का बल्कि 7-8 अजनास हैं जो डेली कमोडिटीज़ हैं, उनको उसमें शामिल किया गया है और उनको एक जुर्म करार दिया गया है और उसके ऊपर कार्रवाई हो सकेगी। अब तक सबसे बड़ा मसला यही था कि ये जो कि पीनल ऑफेंस नहीं था तो इसके ऊपर एक्शन उस तरह से लिया नहीं जाना था, जबकि ये सीधा सीधा मैं समझता हूँ एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इसी तरह से जो इस वक्त जो 10 बड़े ग्रोह जिनके ऊपर ये एक्शन लिया गया है, ये सारी जो स्पेकुलेशन है ये थ्रू व्हाट्सएप चैट ग्रुप्स के अंदर जो शुगर का ख़रीदो फरोख्त का काम कर रहे थे और उसी के अंदर प्राइसेस को, यानी कि स्टॉक्स, उसी के ऊपर ख़रीद के उनकी कीमतें बढ़ाई जाती थी। आपको याद होगा कि जब हम ये शुगर कमीशन की रिपोर्ट लेके आए और हमने ये कहा कि आप जब एक पूरे साल की चीनी 4 माह में बना लेते हैं तो उसकी कीमत इतनी ज़्यादा क्यों फ्लक्चुएट करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ये सिर्फ कोई हमारे दौर में नहीं हुआ, माजी में भी होता रहा है। ये ज़रूर है कि हमारे दौर में ज़्यादा हुआ, लेकिन ये माजी में भी होता रहा है। तो जो मार्केट है उसको रेगुलेट नहीं किया जा रहा, उसी लिए फिर ये मल्टीपल एक्शंस की तो शहजाद साहब, क्योंकि जो कंपटीशन कमीशन की भी रिपोर्ट थी उसमें भी जिक्र था इनकी ईमेल्स का, इनके डेटा रिकॉर्ड का, कंपटीशन कमीशन की रिपोर्ट में भी। उसके बाद भी रुके नहीं है, 100 रुपए से ऊपर चीनी की कीमत चली गई। आपने सारी रिपोर्ट्स देखी हैं, इस एविडेंस को देखकर आप ज़्यादा कन्विंस्ड हैं? और ये क्योंकि लॉ में भी तब्दीली आ गई कि इस दफ़ा कार्रवाई भी होगी और कीमतें भी नीचे आएंगी, इनको अब नहीं करने दिया जाएगा इस तरह कार्टेल बना के कि कीमतें बढ़ा दें रमज़ान में? इसके अंदर से आपको एविडेंस मिले हैं, वो अब एफबीआर से भी शेयर किए जा रहे हैं। इसके अंदर से सैकड़ों बेनामी अकाउंट्स हैं जो फ्रीज कर दिए गए हैं, वो मामला भी एफबीआर का जो बेनामी कमीशन के लोग हैं उनको दे दिया गया है, और साथ साथ इस पूरे चेन को डिसमेंटल करने की। लेकिन देखिए, ये एफर्ट तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक सप्लाई चेन को मैनेज ना किया जाए। उसके लिए जो आज पंजाब की प्रोविंशियल कैबिनेट ने वो ऑर्डर और ऑर्डिनेंस पास किया है, वो बड़ा कारआमद साबित होगा, बिकॉज अब वो शुगर मिल से लेके नीचे परचून तक की जो पूरी सप्लाई चेन है उसको मैनेजमेंट करने की पूरी एक सिस्टम वज़ा कर दिया गया है, जो कि इन प्लेस आज से आ चुका है, जिससे हमें पूरी तवक्को है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और स्पेशली रमज़ान में जो ये एक नेफेरियस एफर्ट थी कि जिसमें ये प्राइसेस को बहुत ऊपर ले जाना चाह रहे थे, उसको कंट्रोल किया जा सकेगा। बहुत शुक्रिया, उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही होगा। शहजाद अकबर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम पर बात करेंगे। तकरीबन 2 साल पहले पंजाब हुकूमत ने कानून के तहत पंजाब की मुंतखब बल्दियाती हुकूमत को तहलील किया और 1 साल में नए बल्दियाती निज़ाम के तहत इंतखाबात कराने का वादा किया, मगर 2 साल गुजर जाने के बावजूद अब तक इंतखाबात नहीं हो सके। मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 की शिक 3 को गैर आईनी करार दे दिया है। इसी शिक के तहत पंजाब हुकूमत ने सूबे में बल्दियाती हुकूमतों को मई 2019 में तहलील कर दिया था, जिसकी अक्सरियत नून लीग के पास थी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में बल्दियाती हुकूमत को बहाल करने का फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली समाअत में एडवोकेट जनरल पंजाब और अटॉर्नी जनरल पेश हुए। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि पंजाब की मकामी हुकूमतों को क्यों ख़त्म किया गया। आप इस बात की कैसे वजाहत दे सकते हैं कि अवाम को मुंतखब नुमाइंदों से दूर रखा जाए? आर्टिकल 140 के तहत कानून बनाया जा सकता है, लेकिन इदारों को ख़त्म नहीं कर सकते। आपको किसी ने एक्ट लाने का गलत मशवरा दिया।
हुकूमत की एक हैसियत होनी चाहिए। पंजाब लोकल गवर्नमेंट का सेक्शन 3 आइन के आर्टिकल 140 की खिलाफ वर्जी है। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट का सेक्शन 3 गैर आईनी है। पंजाब की बल्दियाती हुकूमतें बहाल की जाएं। अवाम ने बल्दियाती नुमाइंदों को 5 साल के लिए मुंतखब किया। एक नोटिफिकेशन का सहारा लेकर उन्हें घर भिजवाने की इजाजत नहीं दे सकते। तहरीक इंसाफ का वादा था कि 1 साल में नए बल्दियाती इंतखाबात होंगे और दावा था कि नए कानून के तहत इख्तियारात की मुंतकली निचली सतह तक होगी, मगर न वादा पूरा हुआ और ना ही दावे को कानूनी सहारा मिल सका। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल गुजर जाने के बाद पंजाब में बल्दियाती इदारों को बहाल कर दिया है, मगर इसकी बहाली 2 साल बाद हुई है। अदालत इस पर मुसलसल सवाल उठाती रही। बिलखुसूस जस्टिस काजी फैज़ ईसा और मकबूल बाकिर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच इस हवाले से बरहमी का इजहार करता रहा है। फरवरी 2021 में जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस मकबूल बाकिर ने मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर से मुताल्लिक केस की समाअत की और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अहम रिमार्क्स दिए। जस्टिस फैज़ ईसा ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा था कि पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इदारे तहलील करके जमहूरियत का कत्ल कर दिया। पंजाब हुकूमत की बल्दियाती इदारे तहलील करने की कोई वजह तो होगी। मार्शल लॉ के दौर में ऐसा होता था, लेकिन जमहूरियत में ऐसा कभी नहीं सुना। इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि पंजाब हुकूमत का बल्दियाती इदारों को तहलील करना गैर आईनी है। जस्टिस मकबूल बाकिर ने रिमार्क्स दिए थे कि कब तक अदालत गैर आईनी इकदामात पर खामोश रहेगी। जो खामोश रहना चाहते हैं रहें, मगर हम बोलेंगे, जब तक बोल सके बोलेंगे। अहम बात यह है कि पंजाब में बल्दियाती हुकूमतें तहलील करने के फैसले के खिलाफ जो केस था वो चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के पास था। वही बेंच जिसने आज बल्दियाती हुकूमतें बहाल करने का फैसला दिया है। मगर मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात की ताखीर से मुताल्लिक एक केस जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस मकबूल बाकिर सुन रहे थे, जिसकी गुज़िश्ता समाअत हमने आपके सामने रखी। मगर चीफ जस्टिस के सामने जो मामला था उसमें दरख्वास्त गुजार दीगर फरीक़ैन के साथ नून लीग भी थी। 2020 में एक केस फाइल हुआ था। आज इस पर फैसला सामने आया है एक ऐसे वक्त में जब मुअत्तिल किए गए बल्दियाती नुमाइंदों की मुद्दत में सिर्फ 9 महीने रह गए हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट का दूसरा बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस फैज़ ईसा के पास थी, वो इस केस के इल्तवा पर भी सवाल उठाता रहा है। मार्च 2021 में जस्टिस फैज़ ईसा ने इस हवाले से तहरीरी फैसला जारी किया कि हमें पता चला है कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक आखिरी समाअत 26 अक्टूबर 2020 को हुई है और 5 महीने गुजर जाने के बावजूद दरख्वास्त समाअत के लिए नहीं लगी। दरख्वास्त को समाअत के लिए ना लगाने से रजिस्ट्रार ने लोगों के जहन में अदालत की आज़ादी के गुमान को मजरूह किया है। रजिस्ट्रार को इस बात की यकीन दहानी करानी चाहिए थी कि यह दरख्वास्त जल्द अज जल्द समाअत के लिए मंजूर हो। इस 2 रुकनी बेंच ने रजिस्ट्रार को हिदायत की कि फौरी तौर पर इस केस को समाअत के लिए लगाया जाए। जबकि आज चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया कि पंजाब में बल्दियाती हुकूमत को तहलील करना गैर आईनी था। इससे पहले इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि पंजाब में बल्दियाती हुकूमतों को तहलील करना गैर आईनी इकदाम था। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत साहब। राजा साहब बहुत शुक्रिया। राजा साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आपने 2 साल पहले डिसॉल्व किया था सिस्टम, उसे गैर आईनी कह दिया है। इलेक्शन कमीशन पहले ही गैर आईनी कह चुका है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी बल्दियाती मामलात के हवाले से हमारी नाकामी है। आज गवर्नर पंजाब ने कहा कि डेमोक्रेटिक हुकूमतें नहीं कराती। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ही माजी में भी इंतखाबात हुए थे। अपनी हुकूमत के हवाले से उनका ये मौक़िफ़ आज सामने आया। आपका तो मैनिफेस्टो में था। इमरान खान साहब बार बार कहते थे कि नीचे की सतह पर हम इख्तियारात मुंतकिल करेंगे। क्यों महरूम रखा पंजाब के अवाम को? बिल्कुल आपका फरमाना दुरुस्त है कि आज से तकरीबन 2 साल पहले बल्दियाती अदारे जो हैं उनको तहलील किया गया था और उसके बाद बल्दियाती इलेक्शंस जो हैं वो होने थे। इस सिलसिले में मैं याद करना चाहूँगा कि इब्तिदा में कोई नया कानून जो है 2019 का जो एक्ट है वो लाया गया और उसके तहत इलेक्शन की तैयारी की गई। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि तकरीबन गुज़िश्ता 7-8 महीने से हमारा मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के में है पेंडिंग, क्योंकि हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये रिक्वेस्ट की हुई है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। लेकिन उसमें दिक्कत ये आ रही थी, कुछ हल्का बनियों की दिक्कत आ रही थी, कुछ सेंसस के हवाले से दिक्कत आ रही थी और किस तरह के मामला जो हैं उनकी वजह से इलेक्शन नहीं हो सके। लेकिन एक हकीकत है जिसको तस्लीम करना पड़ता है कि बल्दियाती अदारों के इंतखाबात जो है हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में शामिल था और हम उससे आगाह थे और आगाह हैं भी और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ हम बाकायदा तहरीरी तौर पर लिख के दे चुके हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। लेकिन कुछ कानूनी पेचीदियाँ थी जिनकी वजह से डिले
हुआ। साहब, आप इलेक्शन कमीशन पर डाल रहे हैं। 6 जनवरी को इलेक्शन कमीशन में समाअत होती है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पंजाब हुकूमत संजीदा नहीं है लोकल बॉडीज कराने पर। पंजाब लोकल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि कोरोना की वजह से हम नहीं करा पा रहा है। एनसीओसी ने कहा है। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गुस्से का इजहार किया और कहा आप संजीदा नहीं है। मैं गुजारिश करता हूँ, मैं खुद पेश हुआ था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। मैं खुद गया था, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की मैंने नुमाइंदगी की थी और मैं कतई तौर पर इलेक्शन कमीशन पर जिम्मेदारी नहीं डाल रहा। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की कॉन्सेंट दे दी है कि हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं। अब अगर कानूनी पेचीदगियों की वजह से इसकी जिम्मेदारी मैं उन पर नहीं डाल रहा। मैं समझता हूँ कि अगर प्रोसीजरल कोई चीज है, जिस तरह आपने खुद अभी फरमाया कि कोरोना के हवाले से एनसीओसी का ये डिसीजन आया था कि इलेक्शन नहीं हो सकते, उस वजह से इसमें डिले आई है, तो मैं समझता हूँ कि इस पे ना तो हुकूमत की बदनीति इसमें कहा जा सकता है और ना ही इलेक्शन। सर, आप कोरोना पर डाल रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के भी इंतखाबात हुए हैं कोरोना में, और जनवरी की समाअत में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने कोरोना के एसओपीज के साथ शेड्यूल अनाउंस किया। पंजाब हुकूमत संजीदा नहीं थी कराने में। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये तासुर दुरुस्त नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब संजीदा नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बिल्कुल संजीदा थी और आज भी हम लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराने में संजीदा हैं। सब इसमें दोनों बातें हैं। एक तो नाअहली है कि आप 2 साल में करा नहीं पाए, और दूसरा बदनीयती है क्योंकि मुखालिफ जमात की हुकूमत थी तो आपने डिसॉल्व कर दिया, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो आप मानते हैं कि गैर आईनी इक़दाम था आपका? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये चूंकि अब मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तो कोई तबसरा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जिस वक्त इन अदारों को डिसॉल्व करने का फैसला किया गया था, वो उसमें कोई किस्म का कोई ऐसी नीयत नहीं थी कि हम मुखालफिन के इलेक्ट हुए हुए हैं तो इसको डिसॉल्व कर रहे हैं। जो भी गवर्नमेंट आती है उसका प्रीरोगेटिव होता है अदारों का इलेक्शन करवाना, नई लेजिस्लेशन करना, उसके मुताबिक इलेक्शन करवाना। तो ये हमारा एक राइट था। ये हम एक नया कानून लेके आए, नया सिस्टम लेकर आए और उस सिस्टम के तहत हम इलेक्शन करवाना चाहते थे, और ये हमारी हुकूमत का प्रीरोगेटिव था जिसको हमने इस्तेमाल किया। अगर पंजाब में बल्दियाती हुकूमत नून लीग की जगह तहरीक इंसाफ की होती तब भी इसी तरह तहलील कर देते 2 साल के लिए? फिर मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये जब 2 साल की जो डिले है उसको तो मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो डिले हुआ है इसमें किसी किस्म की ना तो नाअहली शामिल है ना बदनीति शामिल है। एक प्रोसीजरल मैटर्स की वजह से डिले हुआ है और अब इस डिले को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऑलरेडी हम कंसेंट लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे चुके हैं। बहुत शुक्रिया अजमेर शाह साहब की, उसको आपने सुनी। और आमतौर पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असेंबली के हल्के NA-75 डस्का में 10 अप्रैल का ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी करने का हुक्म दे दिया है, मगर दोबारा इंतखाब से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखते हुए कहा है कि मौजूदा केस के फैसले में अभी वक्त दरकार है। आज की समाअत के दौरान जस्टिस सुब्रता बंदियाल ने सवाल उठाया कि पोलिंग के दिन कौन और क्यों ये मसाइल पैदा करता रहा। क्या एक उम्मीदवार ताकतवर था इसलिए दूसरे ने ये हरकतें करवाईं? इस पर नून लीगी उम्मीदवार के वकील सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नौशीन इफ्तिखार के डस्का शहर से 46,000 वोट बनते थे, जबकि PTI उम्मीदवार के 11,000 वोट थे, इसलिए पोलिंग मुतासिर कराने की कोशिश की गई। इस पर जस्टिस सुब्रता बंदियाल ने कहा कि RO की रिपोर्ट के मुताबिक नून लीग के कारकुनान ने पुरतशद्दुद वाक़यात शुरू किए। आपको साबित करना है कि 23 पोलिंग स्टेशन की शिकायत पर पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग क्यों कराई जाए। इस पर सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ अपनाया कि हल्के के आधे पोलिंग स्टेशंस की शिकायत मौसूल हुई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सलमान अकरम राजा की तस्दीक करते हुए रिमार्क दिए कि डस्का शहर के 76 पोलिंग स्टेशंस आधे नहीं बनते, आधे और 1 तिहाई में फ़र्क है, एहतियात से दलाइल दें। जस्टिस सुब्रता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि कुदरती इंसाफ का तकाजा यह है कि जो शिकायत हो उस पर फैसला दिया जाए। पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन का फैसला देकर कुदरती इंसाफ के तकाज़ों की खिलाफ वर्जी की गई। इसके बाद अदालत ने इलेक्शन कमीशन का 10 अप्रैल का दोबारा इलेक्शन कराने का फैसला मुलतवी कर दिया। साथ ही केस की समाअत भी गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। जा दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।